नेक्स्ट, बार्टनर्स सिंड्रोम। बार्टनर सिंड्रोम में क्या चीज रहती है? देखिए, बार्टनर सिंड्रोम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, उससे पहले हमारे को इसके 5 वेरिएंट्स पता होने चाहिए। 5 वेरिएंट्स ऑफ द बार्टनर सिंड्रोम। देखिए फटाफट लिखिए, 1 2 3 4 एंड 5। पार्टनर 1 में डिफेक्ट कहाँ पे रहेगा? डिफेक्ट ऑफ द सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल में, ठीक है। इसी तरीके से पार्टनर्स 2 में डिफेक्ट ऑफ द पोटेशियम चैनल। इसी तरीके से पार्टनर 3 में डिफेक्ट ऑफ द बेसोलेटरल क्लोराइड चैनल, बेसोलेटरल क्लोराइड चैनल। फोर्थ में आता है डिफेक्ट ऑफ द बार्टीन, डिफेक्ट ऑफ द बार्टीन। बार्टीन क्या चीज होती है? बार्टीन इज द सब यूनिट ऑफ, Bartine is a subunit of the chloride channel. Bartine is a subunit of the chloride channel. Okay, and fifth variant of the Bartine syndrome is defect of the calcium sensing receptor. ओके, अब आप कहेंगे कि सर इतना सब कुछ याद करना पड़ेगा? नो। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, SNHL इज ए फीचर ऑफ वो है कौन से टाइप का? बार्टर्स 4, टाइप 4 का। हमेशा अगर बार्टर से क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन क्या आएगा? SNHL इज ए फीचर ऑफ, ठीक है। इससे बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने RTA 1 एंड RTA 2 का एक्सप्लेन किया है, उसी तरीके से दो चीजें हमारे पास में रह जाती हैं और वो दो चीजें यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, एक साथ समझने की कोशिश करना। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 3, जैसे कि मैंने फर्स्ट बताया था कि मैं 4 टाइप के समझाऊंगा, एंड RTA 4, ठीक है। एक्चुअली में इनको उसके साथ में क्यों नहीं समझाया, इसके पीछे भी रीजन है, बिकॉज RTA 3 इज नॉट सीन nowadays. Second point, mixed features of the type 1 RTA and type 2 RTA, and ये एक्चुअल में क्या होता है? ट्रांजिएंट फिनोमिना होता है, ट्रांजिएंट फिनोमिना होता है। देन ये क्या होता है? मेनली इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। देन ये चीज है जो कि एक्सोजीनस फैक्टर्स काम करते हैं जहां पे हाई साल्ट इनटेक हो, ठीक है। जिसमें हाई साल्ट इनटेक, ये तो सारा हुआ RTA 3 के लिए, ठीक है। अब RTA 4 को समझने की कोशिश करना। RTA 4
होता है हमारा नॉर्मल एनायन गैप सिस्टेमिक एसिडोसिस। एसिडोसिस तब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे सिस्टेमिक एसिडोसिस है तो तुम इसको ट्यूबुलर एसिडोसिस में क्यों रख रहे हैं। इसीलिए मैंने इसको उसके साथ में एक्सप्लेन नहीं किया था, बिकॉज यहाँ पे सिस्टेमिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, एंड सिस्टेमिक एसिडोसिस में मैंने बेसिक क्या बताया था, क्या पोटेशियम लेवल क्या मिलेगा हमारे को, हाई मिलेगा। हाइपोकेलीमिया क्यों नहीं डेवलप हुआ, आया समझ में वो मेरा डायग्राम, मेरे हर डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपर कैलीमिया मिलेगा, और हाइपर कैलीमिया को देखते ही हम क्या कहेंगे, इस पेशेंट को क्या है, सिस्टेमिक एसिडोसिस है, तो हम RTA4 के बारे में सोचेंगे भी नहीं। बट यहाँ पे क्या होता है, ये एक्चुअल में नॉट ए एक्चुअल ट्यूबुलर एसिडोसिस। अब आपको चीज समझ में आ गई कि ये एक्चुअल ट्यूबुलर एसिडोसिस नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, समझ आया। देन यहाँ पे क्या होगा, हाइपोएल्डोस्टेरोन मिलेगा, हाइपोएल्डोस्टेरोन। देन अगर normal anion gap with systemic acidosis leads to the impaired ammonia production in the PCT, impaired ammonia production in PCT। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमारे को पता होने चाहिए। ठीक है, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये बेसिक फंडा क्लियर होता है तब हम अपना RTA को कंप्लीट करके हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा किसको, नेफ्रोजेनिक DI को, नेफ्रोजेनिक DI, डायबिटीज इंसिपिडस। अब आप कहेंगे कि ये DI भी अलग अलग टाइप के होते हैं क्या, 100%। तो अपने DI, ठीक है, ये एंडोक्राइन का पोर्शन है, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी एंडोक्राइन में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस किसको कहेंगे, जिस पेशेंट को पॉलीयूरिया हो। तो मैं कभी भी डेफिनेशन ऐसे 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 इस तरीके से कभी नहीं लिखूंगा, आपको बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। डायबिटीज इंसिपिडस किसको कहते हैं, जिसमें पॉलीयूरिया हो। किसको पॉलीयूरिया बोलेंगे, ग्रेटर देन 50 ml पर kg बॉडी वेट पर डे। मींस अगर मेरा पेशेंट 50 kg का है तो उसका यूरिन आउटपुट कितना होगा, 2.5 लीटर का। अगर मेरा पेशेंट 70 kg का है तो मेरा पेशेंट का यूरिन आउटपुट अगर 3.5 लीटर पर डे है तो उसको मैं क्या बोल दूंगा कि उसको पॉलीयूरिया है। आया समझ में। देन ओनली पॉलीयूरिया को क्या हम डायबिटीज इंसिपिडस बोलेंगे, डेफिनेटली नो। तो इसके साथ में क्या मिलना चाहिए हमारे को, प्लस यूरिनरी ऑस्मोलरिटी और ऑस्मोलिलिटी, ये सारी चीजें मैं आपको फिजियोलॉजी की क्लास में अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि ऑस्मोलिलिटी क्या है, ऑस्मोसिस कैसे है, सारी चीजें। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं यूरिनरी ऑस्मोलिलिटी की, तो वो कितनी होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए, लेस देन 300 मिली ऑस्मोल, 300 मिली ऑस्मोल, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो अगर मेरे पेशेंट में ये दो चीज है तो उसको मैं क्या डायग्नोस कर सकता हूं कि उसको क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस है। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि अगर उसको डायबिटीज इंसिपिडस है तो डायबिटीज खुद कितने टाइप का होता है ये अपने को पता होना चाहिए। डायबिटीज इंसिपिडस कैन बी डिवाइडेड इनटू दी टू टाइप। ओके, फर्स्ट वन इज द प्राइमरी
second one is the secondary. Okay, primary can be divided into three types. First one is the cranial or central or neurogenic. Second type is the nephrogenic. Third type is the gestational. एंड सेकेंडरी के अंदर वो मैं आपको सेकेंडरी का अलग से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो हम एक एक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा सेंट्रल या सेंट्रल न्यूरोजेनिक को। इसके अंदर क्या होता है, आपको पता है कि हमारा जो एडीएच है वो कहां से सिक्रीट होता है। सबको पता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करती है एडीएच को? नहीं। तो वो कहां से आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में? वो आता है हमारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से। कहां से आता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से। तो ये जो हमारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, तो यहां से सिक्रीट होके हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, तो वहां पे हमारा क्या आता है, ये सारा एडीएच आता है, ठीक है। तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से सिक्रीट होता है हमारा एडीएच। तो मान लीजिए हमारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से एडीएच क्या होने लग गया है, सिक्रीट नहीं होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एडीएच डिक्रीज और एब्सेंट। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डीआई, सेंट्रल डीआई, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा वे, अगर हम बात करें नेफ्रोजेनिक के अंदर, तो पहले कंडीशन में क्या था, वहां पे हमारे पास में था डिक्रीज एडीएच। बट अगर हम बात करें नेफ्रोजेनिक डीआई की, तो यहां पे क्या होगा कि हमारा जो एडीएच सिक्रीशन है वो तो क्या रहता है, बिल्कुल नॉर्मल। बट फिर भी डायबिटीज इंसिपिडस डेवलप होता है, बिकॉज हमारा जितना भी डीआई एडीएच सिक्रीट होता है वो कहां पे वर्क करता है। एक सिंपली नेफ्रॉन का जो मेरा डायग्राम है वो मैं बनाता हूं, फिर मैं बताता हूं। आपको सबको पता है एडीएच कहां पे काम करता है। एडीएच काम करता है डीसीटी पे। कहां पे काम करता है, डीसीटी पे। तो टीसीटी पे एक्चुअल में कोई रिसेप्टर होगा तभी तो वो उसको रिसीव करता है। तो इस रिसेप्टर, यहाँ पे दो तरीके रिसेप्टर्स होते हैं। एडीएच को रिसीव करने वाले दो तरीके के रिसेप्टर होते हैं, V1 एंड V2। जो V2 रिसेप्टर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे डीसीटी पे। डीसीटी पे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, V2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। V1 रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी आप इतना सा समझ लीजिए, डीसीटी पे V2 रिसेप्टर होते हैं जो रिसीव करते हैं हमारे एडीएच को। बट हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम इस V2 रिसेप्टर के साथ में ही हो जाता है कि डिक्रीज द एक्शन ऑफ द एडीएच एट V2 रिसेप्टर बिकॉज ऑफ द, ये क्यों डिक्रीज हो गया था, इसकी खुद की मर्जी तो थी नहीं। तो ये हुआ ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ द V2 रिसेप्टर, और कुछ ड्रग्स हैं जिसकी वजह से ये एक्शन डिक्रीज हुआ, या कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि ध्यान से समझना, हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, हाइपर कैल्सीयूरिया, हाइपर कैल्सीयूरिया एंड हाइपोकैलीमिया, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस हैं जहां पे डिक्रीज द एक्शन ऑफ द V2 रिसेप्टर्स देखने को मिलता है। एंड इसकी वजह से क्या डेवलप होता है हमारा, इसकी वजह से ही डेवलप होता है हमारा नेफ्रोजेनिक डीआई। इसी तरीके से अब आपको समझाने की कोशिश करूंगा
फर्स्ट पॉइंट समझ में आया था, डिक्रीज एडीएच, जहां पे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से ही एडीएच सीक्रेट नहीं हो रहा था। सेकंड में एडीएच बराबर सीक्रेट हो रहा था, बट वी टू रिसेप्टर का एक्शन डिक्रीज हो गया था, या एक्शन नहीं था म्यूटेशन की वजह से, जिसको हमने नेफ्रोजेनिक बोला, ये सेंट्रल था। ठीक है, अब हमारी बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज दी गेस्टेशनल, मींस यहाँ पे एडीएच सिक्रीशन नॉर्मल, एक्शन नॉर्मल, तो प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या होता है, हमारा जो प्लेसेंटा है वो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कैसे? ध्यान से समझने की कोशिश करना कि एन टर्मिनल पेप्टाइडेज ये जो एंजाइम है ये कहां से सिक्रीट हो रहा है? ये एक तरीके से क्या है, हमारे जो एडीएच है उसके लिए एंजाइम हो गया। मींस एडीएच का दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। ओके, तो इसी एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है, देखो, वैसोप्रेसिनेज। तो ये इसको क्या कर देगा? एंजाइमेटिक इफेक्ट डालेगा। और ये एंजाइम सिक्रीट कहां से हुआ? बाय दी प्लेसेंटा, बाय दी प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से एन टर्मिनल पेप्टाइडेज मींस दी वैसोप्रेसिनेज अगर सिक्रीट होगा तो वैसोप्रेसिनेज वैसोप्रेसिन को क्या कर देगा? अल्टीमेटली डिग्रेडेशंस, ठीक है ना। एंड अगर हमारा एडीएच डिग्रेड हो गया तो वहां पे एक्शन किसका होगा? वहां पे एक्शन नॉर्मल था, सिक्रीशन नॉर्मल था, बट एंजाइम ने आके पानी फेर दिया। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशनल। जैसे ही प्रेगनेंसी ओवर होती है ये सारे सिम्टम्स चले जाते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं रहती। अब हमारे पास में जो पोर्शन रह गया, देखो, हाँ, हमने बात कर ली क्रीनियल की, हमने बात की नेफ्रोजेनिक की, हमने बात की गेस्टेशनल की। अब हम बात करें अगर सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी में क्या फंडा होता है? सेकेंडरी में देखिए, जब भी हमारा सीरम ऑस्मोलरिटी कम होती है, जब भी हमारी सीरम ऑस्मोलरिटी कम होती है तो क्या होता है? प्राइमरी पॉलीडिप्सिया तीन कंडीशंस में हो सकती है। कैसे कैसे देखना? ओके, कैसे? साइकोजेनिक, अगर कोई साइकिक पेशेंट है वो पानी बहुत ज्यादा पी रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं? वहां पे सीरम ऑस्मोलरिटी कम रहेगी तो डिक्रीज एडीएच रहेगा। ठीक है। एंड एट्रोजेनिक, कोई मेडिसिन ले रहा है, एट्रोजेनिक। एंड थर्ड वन इज दी डिप्सोजेनिक। मेनिया है डेवलप, डिप्सोजेनिक। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर इनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए कि किसको कौन सा वाला है, कि किसी को क्रीनियल वाला है या कौन सा है नेफ्रोजेनिक है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट का क्या नाम है? उस टेस्ट का नाम है वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट। वाटर, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, एक्चुअली हैंग हो गया है। वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट। वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट में हम क्या करना चाह रहे हैं? बेसिक फंडा समझ लीजिए कि हम वाटर डिप्राइवेशन मींस
हम पेशेंट को पानी नहीं देंगे, कितने टाइम के लिए पानी नहीं देंगे, कितने टाइम के लिए नहीं देंगे, 8 से 10 घंटे के लिए, 8 to 10 आवर्स के लिए उसको पानी नहीं देंगे। तो 8 to 10 आवर्स के लिए अगर किसी नॉर्मल पेशेंट को अगर पानी नहीं देंगे तो वो क्या होने लग जाएगा, उसका यूरिन आउटपुट, बेसिक फंडा क्लियर कर लो पहले अपने माइंड में कि हम टेस्ट करना क्या चाह रहे हैं, कि उसका यूरिन आउटपुट डेफिनेटली कम हो जाएगा। क्यों कम हो रहा है ये यूरिन आउटपुट? बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो ब्लड है, मींस सीरम है, तो सीरम की ऑस्मोलरिटी क्या होती जा रही है, सीरम ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो जब सीरम ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होती है तो वो क्या करती है, एडीएच सिक्रीशन बढ़ाती है, एंड एडीएच सिक्रीशन अगर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम करेगा एंड यूरिन आउटपुट को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है ना। अगर ऑस्मोलरिटी को नहीं समझ आता है तो इसको इससे समझ लो कि है ना, हमारा सीरम का क्या हो रहा है, सीरम में वाटर लेवल कम हो रहा है। तो वाटर लेवल कम होने को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज दी ऑस्मोलरिटी। ठीक है। तो अगर यूरिन की ऑस्मोलरिटी, अगर यूरिन आउटपुट अगर कम हो रहा है, वाटर कम एक्सक्रीट हो रहा है, तो यूरिन की ऑस्मोलरिटी क्या है, डेफिनेटली हाई ऑस्मोलरिटी के साथ में, मतलब कंसंट्रेटेड यूरिन निकल रहा है। इसको हम बोल सकते हैं, हाई ऑस्मोलरिटी को हम क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड प्लाज्मा या सीरम हो रहा है, तब हम हमारा क्या होगा, एडीएस सिक्रीशन ज्यादा होगा एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन से यूरिन का आउटपुट भी कम होगा। ये तो सारी चीजें हैं जब नॉर्मल है। ठीक है। बट डिफरेंशिएट कैसे करें कि हमारे को डीआई कौन सा है, तो उसके लिए देखो एक बेसिक चीज फंडा क्लियर रखना। क्या एक बड़ा सा टेबल लेना, बड़ा सा टेबल के अंदर क्या करेंगे अपन, क्लियर करने की कोशिश करता हूं मैं कि यहाँ पे बेसलाइन है, बेसलाइन। ठीक है। बेसलाइन पे हम क्या चेक करते हैं, सीरम ऑस्मोलरिटी, मतलब ब्लड की कितनी ऑस्मोलरिटी है, एंड यूरिनरी ऑस्मोलरिटी, एंड थर्ड थिंग इज सीरम एडीएच लेवल। तो अगर कोई भी नॉर्मल इंसान है, कोई भी नॉर्मल इंसान है, तो उसका यूरिन ऑस्मोलरिटी नॉर्मल, उसका यूरिन ऑस्मोलरिटी नॉर्मल, उसका एडीएच लेवल नॉर्मल, एंड इस पेशेंट को अगर मैंने क्या किया, नॉर्मल पेशेंट का 6 to 8 आवर्स के लिए हमने क्या कर दिया, उसका वाटर डिप्राइवेशन कर दिया, तो अब क्या इफेक्ट आएगा हमारे सीरम ऑस्मोलरिटी पे, यूरिनरी ऑस्मोलरिटी पे, एंड हमारे एडीएस लेवल पे। ठीक है। तो अगर कोई भी पेशेंट मेरा है जो नॉर्मल है, तो उसमें क्या होगा, यूरिन ऑस्मोलरिटी, एडीएस सिक्रीशन डेफिनेटली बढ़ेगा। अपने को बेसिक फंडा पता है कि हाँ 8 to 10 आवर्स के लिए आपने उसको पानी नहीं दिया है, तो एडीएस सिक्रीशन होने से क्या होगा, यूरिन ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली वो किसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, सीरम ऑस्मोलरिटी को, तो वो क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब देखिए ध्यान से कि ये सारी चीजें मैं इतने अच्छे से क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर मेरा क्रेनियल डीआई पेशेंट है, क्रेनियल डीआई का पेशेंट है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, क्रेनियल डीआई के अंदर मेरा जो सीरम एडीएच लेवल है वो इन नॉर्मल कंडीशन में भी क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। तो वहां पे यूरिनरी कंसंट्रेशन भी क्या रहेगी, लो रहेगी, एंड सीरम ऑस्मोलरिटी आइदर नॉर्मल और इंक्रीज हो सकती है। ठीक है। अब इस पेशेंट को जहां पे पहले से ही एडीएच है नहीं, और उस पेशेंट को मैंने वाटर डिप्राइवेशन किया, तो वहां पे मेरा एडीएच सिक्रीशन क्या बढ़ जाएगा,
डेफिनेटली नहीं, क्योंकि सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से क्या एडीएस सिक्रीशन बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वाटर डिप्राइवेशन करने के बावजूद भी एडीएस सिक्रीशन डिक्रीज ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे और उल्टा डाइल्यूट यूरिन निकलेगा, तो मतलब यूरिनरी कंसंट्रेशन और भी लो मिलेगी। एंड अगर यूरिन ज्यादा लो है तो सीरम ऑस्मोलरिटी हाई मिलेगी। तो हम डिफरेंशिएट किस बेसिस पे किया कि यहाँ पे क्रेनियल डीआई के पेशेंट को अगर वाटर डिप्राइवेशन किया तो भी हमारा क्या हो रहा है, एडीएच लेवल लो मिलेगा उस पेशेंट में। ठीक है, अगर इसी जगह हमारा नेफ्रोजेनिक डीआई का पेशेंट है, नेफ्रोजेनिक डीआई का पेशेंट है, तो उस पेशेंट में क्या होगा कि हमारा सीरम एडीएच लेवल क्या रहेगा, हाई रहेगा, ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट हमेशा हाई रहेगा। बट हाई रहने के बावजूद एक्शन नहीं होने के कारण यूरिनरी ऑस्मोलरिटी एज ए सेम, वो भी क्या मिलेगी, डिक्रीज मिलेगी। डिक्रीज का मतलब ये समझ लो डाइल्यूट यूरिन मिलेगा। ठीक है ना, यूरिनरी ऑस्मोलरिटी डिक्रीज मिलेगी एंड हमारा सीरम ऑस्मोलरिटी क्या आइदर नॉर्मल और इंक्रीज मिल सकता है। बट नेफ्रोजेनिक पेशेंट को अगर हम क्या करते हैं 6 to 8 आवर्स 8 to 10 आवर्स के लिए हम क्या कर दें, वाटर डिप्राइवेशन कर दें, तो उस पेशेंट का क्या हो जाएगा, हमारा एडीएस सिक्रीशन क्या हो जाना चाहिए, डेफिनेटली इंक्रीज, और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाना चाहिए। ठीक है, पहले से ही उसका एक्शन तो हो नहीं रहा है और ऊपर से आपने वाटर डिप्राइवेशन कर दिया, तो जितना पॉजिटिव फीडबैक जाना था उसके जाने से क्या हो गया, और भी ज्यादा एडीएस सिक्रीशन इन दी ब्लड बढ़ गया, बट वो एक्शन तो होगा नहीं, तो अभी भी हमारा रिमेन्स दी सेम, जैसे यहाँ पे सेम रहा था ना। तो यूरिन ऑस्मोलरिटी लो मींस डाइल्यूट यूरिन ही रहेगा। तो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट समझ में आ रहा है ना, कि अगर नेफ्रोजेनिक है तो वाटर डिप्राइवेशन के बाद में एडीएस लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट क्रेनियल डीआई है तो वाटर डिप्राइवेशन के बाद में भी एडीएस सिक्रीशन लो मिलेगा। तो एक वाटर डिप्राइवेशन के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं हमारे पेशेंट को कि वहां पे क्या चीज मिल रही है। ठीक है, अगर इसी जगह मेरा प्राइमरी पॉलीडिप्सिया का पेशेंट है, ठीक है ना, तो प्राइमरी पॉलीडिप्सिया मतलब वो शुरू से ही बहुत ज्यादा पानी पी रहा है, बहुत ज्यादा पानी पी रहा है तो मतलब एडीएस सिक्रीशन कम हो रहा है, तो एडीएस सिक्रीशन कम हो रहा है तो मतलब यूरिनरी ऑस्मोलरिटी भी कम हो रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पानी पी रहा है ना। तो सीरम ऑस्मोलरिटी क्या थी, सीरम ऑस्मोलरिटी भी कम हो गई थी। अगर उस पेशेंट को जो बहुत ज्यादा पानी पीता था उसको हमने 6 to 8 आवर्स के लिए पानी नहीं दिया, तो वहां पे नॉर्मल हो जाएगा हमारा एडीएस सिक्रीशन, नॉर्मल हो जाएगा हमारा क्या, यूरिनरी ऑस्मोलरिटी, नॉर्मल हो जाएगा हमारा क्या, सीरम ऑस्मोलरिटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट। ठीक है, अब डीआई के लिए केवल वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट करने से ही तो सारी चीजें चलेगी नहीं, तो यहाँ पे हम कराते हैं एमआरआई पेशेंट का, एमआरआई ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, वाटर तो अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन के अंदर ब्राइट स्पॉट्स दिखाई देता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी किस रूप में दिखाई देती है, एक ब्राइट स्पॉट के रूप में दिखाई देती है इन एमआरआई। मींस हमारे को शो होता है ये हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, तो यहाँ पे क्या फील्ड रहती है, ये एडीएस सिक्रीशंस फील्ड मिलते हैं, एडीएस सिक्रीशन फील्ड मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूरोसिक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं, तो वो स्टोर किए हुए होती हैं हमारे इसको, एडीएच को। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम अगर हमारा सेंट्रल डीआई है, अगर सेंट्रल डीआई पेशेंट है, तो उस पेशेंट के अंदर हमारे को पता है कि एडीएच फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो वो ब्राइट स्पॉट क्या मिलेगा, ये ब्राइट स्पॉट तो इस एडीएच की वजह से मिल रहा था ना। तो अगर एडीएच ही नहीं है तो वहां पे वो ब्राइट स्पॉट क्या मिलेगा, आइदर स्मॉल और आइदर एब्सेंट। ओके, अब बात करें अगर हम नेफ्रोजेनिक डीआई के अंदर, तो इसी से क्वेश्चन बनता है कि नेफ्रोजेनिक डीआई के अंदर ब्राइट स्पॉट प्रेजेंट मिलेगा
या इंक्रीज मिलेगा या डिक्रीज मिलेगा। अब अपने को पता है नेफ्रोजेनिक के अंदर कि वहां पे एडीएच का एक्शन नहीं हो पा रहा है, एट V2 रिसेप्टर एक्शन नहीं हो पाता है। तो जितना भी एडीएच सिक्रीट होता है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के कारण सारा का सारा सिक्रीट होता रहता है, जितना बना वो सारा का सारा ब्लड में आ जाता है। तो इसीलिए वहां पे भी हमारे को क्या मिलेगा, स्मॉल या एब्सेंट ब्राइट स्पॉट मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कंफ्यूजिंग इमेजिंग होती है। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ द स्पॉट, प्रेजेंस ऑफ द स्पॉट इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द DI, बिकॉज ये किस में काम आता है हमारा, रूल आउट करने के लिए कि उस पेशेंट को रूल आउट फॉर द सेंट्रल एंड नेफ्रोजेनिक DI पेशेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हमारे DI से रिलेटेड। ठीक है, इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं अब ग्लोमेरुलर डिजीज के। ग्लोमेरुलर डिजीज के अंदर पहली बात आती है हमारी प्रोटीन्यूरिया की। किसकी बात आती है, प्रोटीन्यूरिया की। प्रोटीन्यूरिया दो तरीके से हो सकता है, कौन सा, फर्स्ट वन इज दी ग्लोमेरुलर प्रोटीन्यूरिया। तो यहां पे क्या होता है, डिफेक्ट इन दी filtration barrier, ओके, डिफेक्ट इन दी फिल्ट्रेशन बेरियर। यहाँ पे जो मिलेगा हमारे को ग्रेटर देन 2 ग्राम पर डे प्रोटीन्यूरिया मिलेगा। एंड अगर ये ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे पहुंच जाती है तो इसको हम किस में डायग्नोस करेंगे, वहां पे ग्लोमेरुलर प्रोटीन्यूरिया नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, आप सबको पता है, उसको हम बोलते हैं नेफ्रोटिक रेंज। इसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोटिक रेंज। ठीक है, एंड यहाँ पे मेनली क्या मिलेगा हमारे को, एल्बुमिन यूरिया। यहाँ पे हमारे को क्या मिलेगा, एल्बुमिन यूरिया। जहां पे हमारे को क्या मिलेगा, एल्ब्यूमिन अपॉन बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन्यूरिया, माइक्रोग्लोबियूरिया का रेशियो कितना मिलेगा, ग्रेटर देन 1000/1। ठीक है, इसी तरीके से प्रोटीन्यूरिया का दूसरा जो टाइप है वो कौन सा टाइप है हमारे पास में, वो टाइप है हमारा ट्यूब्यूलर। Only 5 minutes left to end the session. Okay. Rejoin again immediately. After this session, जिससे कि हम कंप्लीट कर सके हमारा ये पोर्शन। ठीक है, ट्यूबुलर में अगर बात करें तो वहां पे क्या बात आती है, ट्यूबुलर के अंदर डैमेज ऑफ द रीनल ट्यूबुलर सेल्स के डैमेज की वजह से डेवलप होगा। तो ट्यूबुलर पोर्शंस के अंदर हमारे को जो प्रोटीन्यूरिया मिलेगा वहां पे क्या मिलेगा, लेस देन 2 ग्राम पर डे अगर है तो हम कह सकते हैं वहां पे क्या है, ट्यूबुलर प्रोटीन्यूरिया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट समझिए, यहाँ पे एल्ब्यूमिन यूरिया हो रहा है तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्यूरिया। लो मॉलिक्यूलर वेट में कौन से आते हैं, एल्फा, ये हैंग हो गया अभी, एल्फा एंड बीटा माइक्रोग्लोबिन्यूरिया। या टॉम हॉर्सफिन प्रोटीन्स, ये इंक्रीज हो रही है ना, लो मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स ज्यादा हो रही है। तो अगर नीचे वाले पोर्शंस ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे लेस देन 10/1 रेशियो मिलता है किसका, एल्ब्यूमिन बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन्यूरिया। हमारे को पता है बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन्यूरिया किस में ज्यादा सिक्रीट होते हैं, ट्यूबुलर पोर्शंस में, इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा कम रहती है। और क्वेश्चन भी हमारे को इसी बेस पे पूछा जाता है।
ये रहा आपका क्वेश्चन बीटा 2, इसी से आपका क्वेश्चन आता है। अगर आपको इसका आंसर पता है, मतलब टीचर समझ जाता है कि आपको इसका सारी चीजें बेसिक पता होगा, बट अपने को पता होना चाहिए बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन्यूरिया किसमें मिलता है, ट्यूबुलर पोर्शंस में। इसीलिए नीचे वाला अगर पोर्शन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है मतलब वैल्यू कम हो जाएगी, एंड वो रहती है लेस देन। और यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू मींस एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन किसमें सिक्रीट होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन्यूरिया में। तो यहाँ पे ग्लोबिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो ग्लोबिन की वैल्यू कितनी आती है, ग्रेटर देन यानी 1000/1। ठीक है, ओके। आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है क्या, कि हमारे को रीजॉइन नहीं करना पड़े, क्योंकि अब फिर है ना हमारे पास में नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को मैं अच्छे से फिर एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि हाँ नेफ्रोटिक सिंड्रोम किस तरीके से डेवलप हुआ। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम नेफ्राइटिक सिंड्रोम से हम वापस से नेक्स्ट सेशन में लेंगे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या रहा, एंड किस तरीके से हमारा इसके अंदर जो 3 सिम्टम्स हैं, अभी बता देता हूँ चलो ये चीज तो, एंड ये किस तरीके से डेवलप होती है, क्या चीज चलती है, वो मैं आपको नेक्स्ट संडे की क्लास में कवर कर लेंगे। क्या, प्रोटीन्यूरिया, देन हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया एंड पेरिफेरल एडिमा। तो ये सारे पोर्शंस हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट सेशन हमारा नेक्स्ट संडे को रहेगा, तो संडे को हम मिलते हैं वापस से। Thank you, sir. Dr. Nilesh, is this the session